तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 7 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, जिस तरह से आज 2-3 लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजे हैं, आपका भी कल या परसों जब भी आपका एग्जाम है, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद 7052547003 पर अपने क्वेश्चंस को जरूर से जरूर भेज दिया कीजिए। जैसे आज आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम एनालिसिस का, कल कोई और भाई इंतजार कर रहा होगा, तो हेल्प कीजिए और अपने क्वेश्चंस को इस नंबर पर जरूर से जरूर शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं जीके जीएस एमपी जीके से। आज का पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले मैथिली शरण गुप्त सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 3 लाख? सही आंसर 5 लाख रुपए हो जाएगा। 2021 से पहले इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2021 में इस राशि को बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दिया गया है। आइए कुछ जानकारी देखते हैं। तो राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला इस प्रतिष्ठित सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक सम्मान पट्टिका दी जाती है, साल और श्रीफल भेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो एक और पुरस्कार है जो रेलवे कर्मियों को दिया जाता है। हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए, हालांकि एमपी का एग्जाम है तो रेयर है कि इसमें पूछे, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि रेलवे बोर्ड के द्वारा भी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है। ये रेलवे कर्मियों को दिया जाता है और इसमें 20,000 रुपए की राशि जो है प्रथम जीतने वाले को, 10,000 सेकंड वाले को और तीसरे वाले को 7,000 रुपए दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना, हो सकता है पूछ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं लगातार अपने पीडीएफ में से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर की ये जो सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं शुक्ला सर के, वो एकदम छाए हुए हैं। कल भी हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था, एकदम स्क्रीनशॉट लगा करके, और आज भी हमारे पास में काफी सारे स्क्रीनशॉट हैं। इवन कमेंट भी किया है लोगों ने कि सर आपकी 500 प्रश्न वाली जो आपने साइंस दिया था, जो हिंदी दी थी, वहां से सीधे सीधे प्रश्न सर हमारे जो है आज के पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक है, वो सब आपको लास्ट में दिखा देंगे। फिलहाल आपको बता दें, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या तैयारी तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन का भी समय अगर आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो अभी भी आप ये नोट्स प्रेफर कर सकते हैं। ये आपके नंबर को 101% इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? तो सभी 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, 500 से 1000 हम लगभग प्रश्न करवा चुके हैं करंट अफेयर के, एमपी करंट और इंडियन करंट दोनों करंट अफेयर करा रखी है, इन सब की पीडीएफ मिलेगी। और टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत लगभग 3000 से 3500 एमसीक्यू करवा रखे हैं, वो भी आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। और जो टॉप 500 जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट की टॉप 500 यानी कि हिंदी, एमपीजीके और साइंस, तीनों की टॉप 500 आपको देखने को मिल जाएगी। पराली वाला क्वेश्चन हमने अपने टॉप 500 साइंस में कराया था, एज इट इज आज वैसे का वैसा ही रखा मिला है, अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसके अलावा टॉप 200 की हमने वीडियो करा रखी है इंग्लिश की, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और टॉप 150 पर्यावरण आज हमने करा दिया सुबह, उसकी भी पीडीएफ आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। कुछ खास करना नहीं, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। ये आपको क्यूआर दिख रहा है, इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको दे देंगे, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जहां पर आगे की सारे नोट्स, सारी पीडीएफ, एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ और जो न्यू हमने पर्यावरण बनाया है, कोई अन्य टॉपिक भी बनाएंगे, उसका भी पीडीएफ आपको वहां पर मिलता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, ठीक है ना, जिसका एग्जाम 24 जून से होने वाला है, समय कम बचा हुआ है। अगर इसकी भी तैयारी आपकी नहीं हुई हो तो 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, 5 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, 5 के 5 प्रैक्टिस सेट, और एग्जाम तक 15 से 20 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे हम। ठीक है, वो सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। टॉप 100 सीरीज उसमें भी हमने चालू कर दी है, लगभग 700-800 प्रश्न करवा चुके हैं एमसीक्यू में, वो आपको मिल जाएंगे। और भी आगे जो भी वीडियो आएगी उसमें भी टॉप 500 करवाएंगे, वो सब आपको मात्र 149 रुपए में उपलब्ध है। और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको दी जाएगी, इसी प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं। इस पर 149 का पेमेंट करके इस पर स्क्रीनशॉट भेज के आप तुरंत अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर जेल प्रहरी वन रक्षक में प्रश्नों को फंसा रहे हैं, उसी तरह से आप देखना आपके जो है अस्पताल सहायक में भी हमारे पीडीएफ नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देंगे जिन लोगों ने आज स्क्रीनशॉट भेजा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो का मुख्यालय कहां पर है, ये पूछा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर इसरो का लॉन्चिंग पैड पूछा है, कुछ कह रहे हैं मुख्यालय पूछा है, दोनों बता देते हैं हम, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर लॉन्चिंग पैड की बात करते हैं तो श्रीहरिकोटा में इसका लॉन्चिंग पैड है। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि यहां से आगे भी प्रश्न बनेगा।
इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सबसे पहले मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक कौन थे इसके? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, वो जो है इसके संस्थापक थे। तो एक प्रश्न और बन गया, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, मुख्य उद्देश्य देख लीजिए। तो अंतरिक्ष तकनीकी का विकास करना, राष्ट्रीय विकास के लिए इसका उपयोग करना, जैसे संचार, मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन और सुदूर संवेदन, इस पर ये लोग कार्य करते हैं। अब इसरो के मुख्य लॉन्चिंग पैड की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। यहां से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रश्न पूछा था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ उपलब्धियां देख लीजिए, ये भी बन सकता है। चंद्रयान मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा की सतह की खोज के लिए चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया। इससे पहले प्रश्न आया है, परसों प्रश्न आया था चंद्रयान 2 से, इसका लैंडर कौन था? तो हमने आपको बताया था विक्रम लैंडर था, वहीं पर इसके बारे में सारी बातें बता रखी थी। इसीलिए कहते हैं हर दिन का एग्जाम एनालिसिस देखो। ठीक है, चलो। मंगलयान, इसे एमओएम मिशन कहते हैं, भारत का पहला मंगल मिशन है जो अपने पहले प्रयास में ही सफल हो गया था। गगनयान भारत का मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जो जिसकी तैयारी अभी चल रही है। आदित्य L1 ये चर्चा में है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत के द्वारा पहला सौर मिशन चालू किया गया। तो ये उपलब्धियां हैं हमारे इसरो की। अब आगे बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है, यूपीएससी के अध्यक्ष की जो समय अवधि होती है, यानी कि जो उनकी नौकरी का होता है, कहते हैं कितना टाइम तक ये काम कर सकते हैं, तो वो पूछा गया था कि कितने समय तक की होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 6 साल की इनकी अवधि होती है। कैसे कैसे? तो दो इसमें आते हैं, एक तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए और कितना इनका टाइमिंग होना चाहिए। तो देखिए, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, ये दोनों एक साथ में दी थी। ठीक है ना, 6 या 65 वर्ष, 5 65 वर्ष, और ऐसे बना करके दिया गया था। ठीक है, जो भी पहले हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। इस पद और कार्यकाल से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए। नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखना, नियुक्ति भी आगे पूछी जा सकती है। पुनर्नियुक्ति, तो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, दोबारा इसमें जो है नियुक्ति नहीं होती है अध्यक्ष की। वेतन, अध्यक्ष को 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा के लिए कौन सा विकल्प सही है? इस तरह से पूछा गया था कि भाई मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, घुमा करके थोड़ा सा पूछा था। ठीक है, और ये अपनी एमपीजी के टॉप 500 वाले में दिया है हमने, 14 जिलों से गुजरती है, बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी बताई थी, रतऊ, आगराज, भंवरा सा, दमजम, कटनी, उमरा सा, ऐसे करके आपको ट्रिक भी बताई थी, और पीडीएफ में ट्रिक लिखी हुई भी है ना, कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है। आप कह रहे सर ये रतऊ बताऊ क्या है? अरे भैया, ये ट्रिक बताई थी हमने कि रतऊ, आगराज, भंवरा सा, दम, जम, कटनी, उमरा सा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कौन कौन से जिलों से होकर के जो है रेखा गुजरती है। अभी बता देते हैं, परेशान नहीं हो। देखो, तो कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। यह राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है। सभी 14 जिलों के नाम पश्चिम से पूर्व की ओर देख लेते हैं, यानी इधर से इस साइड की ओर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो रतलाम है, रतऊ वही कह रहे, रतलाम, ऊ से उज्जैन, आगराज, भंवरा सा, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन, सागर, दमजम, कटनी यानी दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरासा, उमरिया, शहडोल। तो इस ट्रिक से आपको ये 14 जिले याद हो जाएंगे। चलिए, बाकी 500 वाले में हमने ये ट्रिक लिख भी दी है। चलिए, सुनामी लहरें क्यों उत्पन्न होती हैं, ये प्रश्न बना था और इसको जो है निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के टाइप में दिया गया था। देखिए, तो आप पूरा बता देते हैं आपको। सुनामी लहरें मुख्य रूप से समुद्र के अंदर या उसके आसपास आने वाले तीव्र भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से बनती हैं। अगर समुद्र के अंदर भूकंप आ गया तो समझ लो बड़ी बड़ी सुनामी लहरें आएंगी, जिन्होंने जापान में जो है तबाही मचाई थी। ठीक है, इन घटनाओं से समुद्र की तली अचानक हिलती है तो अथाह जल राशि जो है वो विस्थापित होकर के विशाल और शक्तिशाली लहरों का रूप ले लेती है। अब देखो, इसका मुख्य कारण समुद्री भूकंप ही होता है। लगभग 80% सुनामी समुद्र के भीतर या तट के आसपास आने वाले बड़े भूकंपों यानी टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण आती है। जब समुद्र तल अचानक ऊपर या नीचे खिसकता है तो उसके ऊपर मौजूद पानी भी तेजी से विस्थापित होकर लहरों में बदल जाता है। भाई आप देखिए, कोई लोटा भर के आप रखे हो, ठीक है, और लोटे को अचानक से हिला दो तो आप देखोगे कि पानी छलकने लगता है। अब यही काम अगर समुद्र में हो जाए, समुद्र में तो अथाह जल है भैया, कुछ पार ही नहीं है उसका, है ना। और यही अगर समुद्र में हो जाएगा तो समुद्र में ऐसे थोड़ी है कि थोड़ा थोड़ा छलकेगा, इसमें तो फिर लहरें उठेंगी 8-8 10-10 मंजिल की, जो कि जो है भयानक तबाही लेकर के आती हैं। चलिए, अगला, भारत में मनरेगा योजना जो है वो कब चालू हुई थी? मनरेगा योजना आपसे पूछी गई है, तो योजनाओं वाली पीडीएफ में हमने आपको इसके बारे में बताया था। मतलब योजना की अलग से पीडीएफ नहीं है, जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसमें योजनाओं के बारे में हमने जो है आपको बताया था, तब इसके बारे में बताया था। तो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा योजना लागू हुई है। देखिए, भारत में मनरेगा योजना मूल रूप से 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। शुरुआत में इसे नरेगा नाम दिया गया था, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या लिखा था, 2009 लिखा था या 2010 ऑप्शन में दिया था या 2006 दिया था। अब एग्जैक्ट ऑप्शन तो उन्होंने नहीं भेजा हमारे पास।
चलिए, तो देखिए मुख्य रूप से बता रहे हैं, मूल रूप से 2 फरवरी 2006 को लागू की गई थी। अगर 2010 है तो 2010 हो जाएगा अगर इसको मनरेगा मानेंगे तो। योजना के मुख्य बिंदु देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह एक वित्तीय योजना है। कम से कम 100 दिनों के लिए गारंटीकृत मजदूरों को रोजगार की कानूनी गारंटी देना यह इसका मुख्य कर्तव्य है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रबंधित की जाती है और इसके तहत पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अगर 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन के, तो फिर बेरोजगारी भत्ता भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये कब चालू हुई थी? तो 2015 में चालू हुई थी। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, देख लीजिए। देखिए, तो भारत में प्रमुख आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को सभी के लिए आवास मिशन के तहत की गई थी। कुछ प्रमुख बातें देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण अलग अलग है। शहरी की बात करते हैं तो ये 25 जून 2015 से लागू की गई। और अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2016 से की गई। तो आज आपसे केवल इतना पूछा था आवास योजना कब चालू की गई, तो आप 2015 लगाइएगा। अगर ग्रामीण और शहरी अलग अलग पूछते हैं तो आपको अलग अलग डेट भी हमने यहाँ पर बता दी है, आगे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, ये किस ग्लेशियर से निकलती है? भाई ग्लेशियर से प्रश्न कल पूछा था, कल ब्रह्मपुत्र का पूछा था, आज यमुना का पूछ लिया है। तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखिए, तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी के पास में स्थित है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ से ये निकलती है। ठीक है, यह ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय की मसूरी रेंज में स्थित है। फिर ये यमुना यहाँ से निकल करके और कहाँ, गंगा में कहाँ पर मिलती है? प्रश्न बनेगा भैया, है ना। तो प्रयागराज में आकर के ये गंगा में मिल जाती है। और गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम प्रयागराज में होता है और यहीं पर जो है महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, अभी किया गया था। तो ये प्रश्न आगे बन सकता है। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म पूछा गया था। 1 मिनट, ये तो कुछ और ही लिखा रह गया। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म पूछा गया था कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो होशंगाबाद के बाबई गांव में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। देखो हमारी स्पीड ऑलरेडी तेज रहती है, आपको 2x पे करने की आवश्यकता नहीं है ना। अगर स्पीड ज़्यादा तेज हो तो बता सकते हो आप, है ना। हम ये चाहते हैं कम से कम समय में आपको पूरा एनालिसिस हो जाए और आप बाकी बचा हुआ समय अपनी तैयारी में लगा दें। आज सुबह हमने आपके लिए एनवायरनमेंट की वीडियो बनाई है, टॉप 150 प्रश्नों की, उसको जाके देख लो। ठीक है, चलिए। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम जिले में बाबई नामक गांव में हुआ था। उनके जन्म से जुड़े कुछ तथ्य देख लीजिए। जन्म तिथि 4 अप्रैल 1889, स्थान बाबई मध्य प्रदेश। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे ये प्रश्न बनेगा। उनकी प्रमुख जो कविता है वो कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। ये बहुत ही फेमस कविता है और ये कविता कई बार पूछी भी गई है। अगला देखते हैं, हनुमंतिया द्वीप। हनुमंतिया द्वीप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये खंडवा में स्थित है। यहाँ पर देखिए, हनुमंतिया द्वीप मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह इंदिरा सागर मार्ग नर्मदा नदी के बैक वाटर पर बना एक बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जिसे मिनी गोवा भी कहते हैं। तो पूछा जाएगा भैया एमपी का मिनी गोवा किसे कहते हैं, मतलब एमपी का गोवा किसे कहते हैं? तो आप कहोगे हनुमंतिया टापू को। ये भी बहुत अच्छे से आपको हमने पढ़ाया था और ये गोवा के बारे में भी आपको बताया था। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न है, ये भी टॉप 500 वाली पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, पराबैंगनी किरण समुद्र में किसको नुकसान पहुंचाती हैं? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, या सुबह कराया है इसी में, ये कुछ ही एडिट नहीं किया इनने, ठीक है ना, चलो इसको छोड़ दो। तो ये क्या करती हैं कि ये जो है फाइकोप्लैंटन, ये फाइकोप्लैंटन वाला आज सुबह आपको कराया है हमने, इसमें पर्यावरण वाली पीडीएफ में आज सुबह कराया है। इसमें क्या होता है, पराबैंगनी किरणें मानवों की बात करते हैं तो मानवों को भाई मानवों में जो है स्किन कैंसर जैसी बीमारी जो है वो पैदा करती हैं। लेकिन आपसे पूछा कि ये समुद्र में कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र के अंदर घास होती है, फाइकोप्लैंटन होता है, ठीक है, जिसको विभिन्न समुद्री जीव खाते हैं। अब ये जब यहाँ से चलती हैं, अगर वो समुद्र के अंदर पहुंच गई तो उस फाइकोप्लैंटन को खत्म कर देती हैं, जिससे समुद्री जीवों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे डुगोंग संरक्षण केंद्र जो तमिलनाडु में है, तो डुगोंग जो एक समुद्री गाय होती है वो शाकाहारी होती है, ठीक है ना, तो वो इसी घास को खाती है। अब यूवी किरणें क्या करती हैं, उस घास को खत्म कर देंगी। उस घास को खत्म कर देंगी तो वो गाय क्या खाएगी, डुगोंग नामक जो जानवर है वो क्या खाएगा, नहीं खाएगा, तो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वो समुद्र पर प्रभाव डालती हैं पराबैंगनी किरणें। आइए देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणें यूवी किरणें समुद्र में न केवल समुद्री जीवों बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। ये किरणें पानी के अंदर 200 मीटर तक गहराई में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे फाइकोप्लैंटन जो सूक्ष्म शैवाल होते हैं, मछली के अंडों और प्रवाल भित्तियों, कोरल के विकास पर बुरा असर पड़ता है और उनके डीएनए को क्षति पहुंचती है। और अभी आपको सुबह बताया था कि कोरल में क्या होता है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं ना वो मतलब कि चमकीले टाइप के होते हैं ना, और जैसे ये किरणें इसके पास पहुंचती हैं तो ये अपना कलर छोड़ देते हैं और ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं और धीरे धीरे ये मर जाते हैं, ठीक है। तो ये आज सुबह आपको ने बहुत अच्छे से समझाया है, सुबह वाली एनवायरनमेंट वाली वीडियो देख लेना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो सभ्यता की में क्या क्या पाया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, बोला गया था इनमें से कौन सा मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है। तो राजमहल दिया गया था, अब राजमहल मोहनजोदड़ो में थोड़ी पाया गया है ना, बाकी क्या क्या पाया गया है वो देख लीजिए। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में विशाल स्नानागार मिला है।
अन्नागार मिला है, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, उन्नत जल निकासी प्रणाली मिली है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, मोहरें मिली हैं। यह सभ्यता अपनी बेहतरीन नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। तो ये सारी चीजें मिली हैं। इनमें से बोला गया था कौन सा नहीं मिला है, तो उसमें दिया था ऑप्शन की राजमहल, बड़े बड़े महल। तो महल वगैरह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला था। अगला अनुच्छेद 51 में शिक्षा के बारे में पूछा था, मतलब अनुच्छेद 51 में शिक्षा के बारे में कौन से सब पार्ट में बताया गया है। तो आर्टिकल 51A के सब पार्ट के में जो है शिक्षा के बारे में बताया गया है। देखिए, तो अनुच्छेद 51A के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, तो दायित्व के बारे में बताया गया कि भाई माता पिता या संरक्षक का मौलिक कर्तव्य है। उम्र सीमा क्या है, तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ये लागू होता है। यानी 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जितने बच्चे होंगे उनको शिक्षा, ये उनकी मौलिक अधिकार होगा। ये अपने कर्तव्य में ही बताया गया, आर्टिकल 51A के वाले पार्ट में बताया गया है। इसके अनुसार माता पिता को इस आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये हमारे जो है मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। चलो भाई साइंस में चलते हैं। साइंस में पहला प्रश्न है, टमाटर और नींबू को एल्यूमिनियम की फाइल में लपेट करके क्यों नहीं रखते हैं, बताइए। डबल हो गया। सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक गुण होता है इनका। इनका गुण जो है एसिटिक होता है भाई। टमाटर का भी एसिटिक होता है, नींबू का भी एसिटिक, और जो कॉइल होती है ना उसका भी एसिटिक होता है। तो एसिड और एसिड मिल जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए हम नहीं रखते हैं। अच्छा चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं। तो टमाटर और नींबू को एल्यूमिनियम फॉयल में नहीं लपेटना चाहिए क्योंकि ये दोनों अम्लीय होते हैं। फॉयल के संपर्क में आने पर एसिड एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक क्रिया कर सकता है। इसके मुख्य नुकसान कौन कौन से हैं, तो स्वाद और गुणवत्ता में बदलाव आ जाएगा। एल्यूमिनियम भोजन में घुलने लगता है जिससे टमाटर और नींबू का रस खराब हो सकता है और उनका प्राकृतिक पोषण कम हो सकता है। और क्या होगा, सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है। खाने में एल्यूमिनियम का अंश जाने से पाचन संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। खराब होने की दर, नमी और एसिड के कारण जो फॉयल होता है वो तेजी से गलने लगती है जिससे खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। कुल मिलाकर के टमाटर और नींबू को कभी भी एल्यूमिनियम फॉयल में नहीं रखना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला, बीएमआई पूछा गया था, बीएमआई का उपयोग क्यों करते हैं। तो बीएमआई का उपयोग बॉडी मास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मुख्य उपयोग किसी व्यक्ति की लंबाई और वजन के अनुपात के आधार पर उसके शरीर में वसा यानी फैट कितना है इसका अनुमान लगाना और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन करने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। सीधे सीधे पूछा था बीएमआई का प्रयोग क्यों करते हैं, तो वसा का पता लगाने के लिए और बॉडी मास का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, सर्वग्राही और सर्वदाता दोनों आ गए, ठीक है ना। ये भी आपके टॉप 500 जो साइंस वाली पीडीएफ है उसमें मिलेंगे आपको। तो कह रहे हैं सर्वग्राही समूह कौन सा होता है, तो ए बी पॉजिटिव जो है वो सर्वग्राही होता है, सबको भी ग्रहण कर सकता है, ठीक है। देखिए, तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव एक रक्त समूह सर्वग्राही होता है। इस समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है जिसके कारण या किसी भी अन्य रक्त समूह जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया या ओ हो गया, इनको आसानी से प्राप्त कर सकता है, इनको आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब जो लोग हमारे साथ में लगातार तैयारी कर रहे होंगे उनको महसूस हो रहा होगा कि हाँ हमने तैयारी किससे की है और कैसे की है, ठीक है ना, और किस तरह से वो सारे प्रश्न आज हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न था, आइसक्रीम बनाते समय बर्फ में नमक क्यों मिलाया जाता है। तो भाई पिघलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बर्फ में नमक मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, आखिर ऐसा रीजन क्या है सर, तो वो देख लेते हैं। आइसक्रीम या कुल्फी बनाते समय बर्फ में नमक इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि यह बर्फ के जो हिमांक होता है ना, इस फ्रीजिंग को कम कर देता है, ठीक है। तो बर्फ जो है वो गलती नहीं है। सामान्य तौर पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, लेकिन नमक मिलाने से तापमान गिरकर -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और यह अतिरिक्त ठंडक जो है ना वो आइसक्रीम को जल्दी और मखमली बनावट में जमाने में जो है इसकी मदद करती है ना। देखो कैसे वो, आप मेले में गए होंगे ना, मेले में देखते हो इस तरह से जो है एक ऐसा लगा रहता है इधर हैंडल, और उससे बार बार उसको घुमाता रहता है। क्यों घुमाता रहता है, उसके अंदर नमक रहता है। वो नमक क्या है कि उसको मतलब गलने नहीं देता और मखमली बना देता है जो आप सॉफ्टी वगैरह खाते हो, ठीक है। चलिए अगला पूछा था भाई सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, तो आज दोनों पूछ लिए हैं। तो सर्वदाता जो नेगेटिव ओ होता है, ओ नेगेटिव वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है वो देख लो। तो ओ नेगेटिव रक्त समूह को सार्वभौमिक सर्वदाता माना जाता है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी पर कोई ए बी या आरएच एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबको रक्त दे सकता है, सर्वदाता कहलाता है। इस वजह से किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के शरीर का इम्यून सिस्टम इस रक्त को बाहरी मानकर हमला नहीं करता है और इसे सुरक्षित रूप से ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरे भाई कहते हैं, भाई मेरी बहनों भी गुस्सा नहीं होंगी, ठीक है ना, बहन लोग भी मतलब ठीक है गुस्सा नहीं होंगे। तो भाइयों बहनों इसीलिए शुरुआत में ही कह देते हैं मेरे सभी भाइयों बहनों, है ना। चलिए अगला, बायोमास का निर्माण जो है वो कैसे होता है और कौन सी गैस इसमें मिलती है, ये पूछा गया था। तो इसमें मीथेन गैस मिलती है, मीथेन आपके ऑप्शन में था। अब देख लेते हैं कैसे इसका निर्माण होता है। तो बायोगैस गोबर गैस का निर्माण गोबर, पेड़ पौधों के अवशेष और रसोई के कचरे जैसे जैविक पदार्थों को अवायवीय किण्वन यानी कि हवा की अनुपस्थिति में सड़ा करके किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से मीथेन गैस यानी CH4 बनती है जो ईंधन का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ये पराली वाला देखो एज इट इज, जैसा हमने आपको बताया था कि भैया क्या हो रहा है दिल्ली में और हरियाणा में हमेशा लड़ाई होती रहती है। हरियाणा वाले क्या करते हैं, जैसे ही आपका जो है गेहूं का मौसम जाता है वैसे ही वो अपने खेतों में पराली जला देते हैं। ये पूरा ऐसे ही एग्जांपल आपको दिया था हमने। पराली जलाने से क्या होता है, दिल्ली में जो है प्रदूषण फैल जाता है। तो दिल्ली हरियाणा वाले आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि हरियाणा वालों की गलती है, दिल्ली वाले कहते हैं, और हरियाणा वाले कहते हैं नहीं नहीं दिल्ली वालों की गलती है। ठीक है, तो ये चलता रहता है। और यहाँ से आज अपने में प्रश्न आ गया। ठीक है, देखिए तो पराली जलाने का क्या प्रभाव पड़ता है वायुमंडल पर, यह आपसे पूछा था, देख लेते हैं। पराली फसल के अवशेष जलाने से पर्यावरण, मिट्टी की उर्वरता, मानव स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इससे निकलने वाला धुआं और गैसें वायु को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए स्टार्च के परीक्षण के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आयोडीन वाला जो घोल होता है इसका परीक्षण करते हैं हम। मतलब स्टार्च के परीक्षण के लिए इस घोल का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च मंड का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। इसे स्टार्च आयोडीन परीक्षण कहते हैं। जांच कैसे करते हैं, तो खाद्य सामग्री या पदार्थ पर आयोडीन के घोल की 1-2 बूंदें डाल दें। यदि पदार्थ का रंग बदल करके नीला या काला हो जाए तो इसका अर्थ है कि उसमें स्टार्च मौजूद है, और नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोहा वाला कितना अच्छे से आपको समझाया था कि भाई दोहा का उल्टा क्या होता है, दोहा का उल्टा सोठा होता है। ठीक है, और ये आज प्रश्न बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही रखा मिल गया है। हिंदी की टॉप 500 में ये प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है हिंदी की टॉप 500 अच्छे से पढ़ कर जाना, तीनों टॉप 500 अच्छे से पढ़ के जाना, सीधे सीधे प्रश्न आपको मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, अगला उपसर्ग के 2 प्रश्न है, पर्यायवाची का 1 प्रश्न है। खीर का तत्सम पूछा गया था, एज इट इज जैसे ही कराया था। टॉप 100 जो हमने तत्सम तद्भव और एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो टॉप 100 हमने क्वेश्चन कराए थे, एमसीक्यू करवाए थे, वहां से ये प्रश्न है खीर का तत्सम तद्भव। ठीक है, तो ये भी आपको आज यहाँ पर रखा मिल गया है। अत्युक्ति अलंकार पूछा गया है, इसमें हनुमान जी वाला हमने आपको उदाहरण दिया था अत्युक्ति अलंकार में। अगला शुद्ध वाक्य का 2 प्रश्न आए हैं और अलंकार का 1 प्रश्न है। कारक, समास, तत्पुरुष और आपका है उपसर्ग से प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रही, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैथ, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको गौर करना है, इसमें एसएससी सीजीएल वाला मैथ आ रहा है। मतलब सर हो क्या रहा है, क्वेश्चन तो सिंपल है, केवल आपका जो अर्थमेटिक पूछ रहे हैं, इसमें एडवांस नहीं पूछ रहे हैं, अर्थमेटिक ही पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी जब आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो समय बचा कर रखना। रेशियो के 2 प्रश्न है, एक प्रश्न देख लीजिए। एक छात्रा के 110 नंबर, मतलब एक छात्रा के नंबर मतलब एवरेज से ये प्रश्न पूछा गया था कुल मिलाकर के। 110 नंबर गलती से एक विषय में 148 को 112 जोड़ दिया गया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा। मतलब वही मतलब जो आप ट्रांसफर करते नहीं है भाई, इसका 112 148 इसका गैप निकाल लेंगे और जितने लड़के हैं उतने का डिवाइड दे देंगे। इस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका एक एवरेज वाला प्रश्न इस तरह से आया था। अगला 15,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब पहले वर्ष जो ब्याज है वो 4% है, दूसरे वर्ष 5% है और तीसरे वर्ष 9% है, तो इसमें आपको जो है इसका CI ज्ञात करके बताना था तीनों वर्ष का। उसके बाद टाइम एंड वर्क से 3 से 4 प्रश्न, परसेंटेज के 2, प्रॉफिट लॉस के 2, एज का 1, बॉड मास का 2 से 3, एवरेज का 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, अनुपात समानुपात के प्रश्न पूछे गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये सिंपल वाला आया था जो अभी हमने आपको बताया था, 3, 4 और 5 वर्ष वाला। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपके अंडर रूट वाले आ रहे हैं, मिश्रण, घातांक, करनी, CPSP। देखो आ तो सिंपल रहा है, यानी अर्थमेटिक ही आ रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहे हैं भाई इसकी इतनी गुना है ना, ये इससे 20% ज़्यादा काम करता है, ये इससे 30% कम काम करता है, बताओ कैसे करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट इस तरह से करके जाना कि हाँ थोड़ा सा घुमा करके प्रश्न आपको मैथ में मिलेगा। और ध्यान रखना बहुत ज़्यादा प्रश्न मैथ के आ नहीं रहे हैं, 12 से 15 प्रश्न ही आपको मैथ के देखने को मिल रहे हैं, पूरे 20 नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, ये बात भी दिमाग में रखना। हमने आपको पहले भी बताया था भाई ESB एपटेक में क्या है, ESB एपटेक में साइंस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, और मैथ को उन्होंने कम कर दिया है, तो मैथ कम पूछा जाएगा और अर्थमेटिक पूछा जाएगा, साइंस आपका अच्छा खासा पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना है। चलिए इंग्लिश की बात करते हैं, तो घबराना नहीं है। इंग्लिश में 2 एक्टिव पैसिव पूछे हैं, टेंस के 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न 1 वर्ड के पूछे जा रहे हैं, प्रीपोजिशन आ रहा है ना, आर्टिकल का 1 प्रश्न एन वाला आया था, इडियम फ्रेज 3 से 4, बाकी फिल इन द ब्लैंक 4 से 5 आ रहे हैं। 2 प्रश्न आपके नरेशन के आ रहे हैं। तो जो टॉप 200 की PDF हमने आपको दी है, टॉप 200 इंग्लिश की PDF जो दी है, इसको अच्छे से पढ़ जाना। अगर समय बचे तो टॉप 100 वाली जो हमने टॉपिक वाइज PDF दी है, टॉप 100 MCQ की, उसको भी कंप्लीट कर जाना। इतने में ही आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये आज अभी थोड़ी देर पहले ही कमेंट किया है, 36 मिनट पहले, पर्यावरण वाली वीडियो पर, जो पर्यावरण के लिए वीडियो बनाई थी ना अभी 150 वाली, उसमें किया था। सर आपने बोला था 4 को, अच्छा ये 4 वाला है, ये 4 तारीख वाला कमेंट है। ठीक है ना, देखिए सर आपने बोला था 4 को ऊर्जा वाला पूछेगा, रियली वही हुआ, क्वेश्चन देखते ही आपकी याद आ गई, हेल्प मिली आपके सेशन से, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये भी अपने सेशन से सीधे सीधे प्रश्न आया था, ऊर्जा वाला है ना, पर्यावरण वाला। ठीक है, ये 4 तारीख का प्रश्न है।
उसके बाद में और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे अभी एक दीदी ने कमेंट किया था, ये देखिए, ये पर्यावरण वाली वीडियो पर आज सुबह कमेंट किया 40 मिनट पहले। थैंक यू सो मच सर, आज हमारा एग्जाम था, मेरा आपकी पीडीएफ से पढ़ी थी मैं, साइंस और हिंदी और 500 एमपीजी के बहुत कुछ आपके एग्जाम में से मतलब आपकी पीडीएफ में से आया था। ये इन्होंने खुद अपने आप बताया, तीनों पीडीएफ ये पढ़ करके गई थी, इन्होंने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दिए थे और तीनों पीडीएफ 500 वाली ये पढ़ करके गई थी और इनको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। आप लोग भी उठा करके पढ़ लेना, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है वो लोग नोट्स ले लेना। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003, इस पर मैसेज करके आप अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अस्पताल सहायक के भी और जो है अपना इसके जेल पेरी और फॉरेस्ट गार्ड की भी, ठीक है। बाकी आपको बता दें ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो सीधे सीधे हमारी पीडीएफ हमारे ग्रुप में ऐड है मेरे भाई, ठीक है ना, वो नोट्स ग्रुप में ऐड है। नया नोट्स को जैसे ही डलता है वैसे उसको कॉपी करते हैं, बढ़िया सा उसी टेस्ट को ले जा करके सीधे अपने ऐप पर डालते हैं और 299 बढ़िया नोट्स बेच रहे हैं, हमारी हरी कॉपी करके वो बढ़िया टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं, ठीक है। धमाके से चल रही है उनका सिस्टम। तो भैया आपसे बस इतना निवेदन है, आप ले जा रहे हो हमसे नोट्स ले जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इतना तो ध्यान दो कि बच्चे 149 में जो नोट्स हमसे ले रहे हैं आप उसको 299 में बेच रहे हो, इसी में से टेस्ट सीरीज निकाल करके 199 टेस्ट सीरीज अलग बेच रहे हो। भाई बच्चों से इतना ज़्यादा वो मत करो, ठीक है ना। वो तो वैसे भी ESB एपटेक के मारे हुए हैं, नए नए नियम डेली उनके ऊपर लागू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर हमसे नोट्स हमारे ले रहे हो, हमारा अगर कंटेंट यूज कर रहे हो तो वो उतना प्राइस रखो जितना वो मतलब एडजस्ट कर सके, है ना, जिससे आपका भी काम चल सके और उनका भी काम चल सके। भाई हमने 149 रुपये रखा है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, है ना, इससे हमारे स्टाफ की भी सैलरी हो जाती है और आप आसानी से दे भी सकते हो, इतना तो हर कोई मैनेज कर सकता है ना। तो उस हिसाब से काम करना चाहिए, तो बच्चों का भी भला हो और अपना भी भला हो, ऐसा ना कि अपना ही अपना भला देखे पड़े हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ये सेकंड रैंक MP पुलिस में लेकर के आई थी रचना नामदेव जी, उन्होंने भी ये नोट्स लिए थे, इन नोट्स से तैयारी की थी और उन्होंने सीधे लिखा सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, ठीक है। बाकी आपको स्क्रीनशॉट हमने दिखाई दिया है, सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हैं। PH वैल्यू जो भी पूछ रहा है अपनी टॉप 50 वाली से पूछ रहा है, तो PH वैल्यू भी अच्छे से पढ़ करके जाना। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के वीडियो में। भाई सब लोगों से निवेदन है, आपका एग्जाम जैसे ही छूटे इसी नंबर पर आपको जो है अपने प्रश्नों को सेंड कर देना है, जिससे कि कल जो इंतजार कर रहा होगा उसको प्रश्न मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए 9 तारीख को किसी का एग्जाम है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है 9 तारीख को एग्जाम नहीं है, 9 तारीख को कोई छुट्टी है, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपने कम्युनिटी टैब पर पोस्ट किया था तो 9 तारीख पर किसी ने जो है कहा नहीं कि 9 को एग्जाम है। आप में से किसी का अगर 9 को एग्जाम हो तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।